राजनगर नाम के कस्बे में मेकूराम नाम का एक आदमी रहता था। उसका हर काम अनोखा होता था। उसके पास मेंढक की तरह दिखने वाली कार थी। वो भी दिखने में बिल्कुल अनोखा था। वो 7.5 फुट का बिल्कुल बांस की तरह दिखता था। उसकी तोते जैसी नाक थी। मूछ के नाम पर मूछ पर 8-10 बाल थे। वह दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता था। उसकी जोड़ी भी अनोखी थी। उसकी बीवी केवल 4.5 फुट की थी और वह 7.5 फुट का था। मतलब वह सिर से पैर तक अनोखा था। इसलिए कस्बे में लोगों ने उसका नाम ही अनोखे लाल रख दिया था। अनोखे लाल अपनी पत्नी से, बहुत दिनों से मैंने कोई काम अनोखा नहीं किया है। मेरे अंदर का कीड़ा काट रहा है कि कुछ अलग कर, कुछ अलग कर, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुनो जी, अनोखे काम बाद में करना, पहले अपने मकान की तरफ तो देखो। अपना मकान बहुत पुराना हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। पहले आप इसको बनवाओ। मिल गया आइडिया। मैं अपने मकान को ही बिल्कुल अनोखे आकार में बनवाऊंगा, बिल्कुल तरबूज के आकार में। घर का नाम होगा वाटरमेलन हाउस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? घर कैसे तरबूज के आकार का बन सकता है? आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अब बन के रहेगा मेरा वाटरमेलन हाउस। अनोखे लाल धुन का पक्का था। वह जो सोच लेता था वह करता जरूर था। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार पूरे 1 साल बाद उसका तैयार था वाटरमेलन हाउस। उसका मकान देखने में बिल्कुल एक बहुत बड़े तरबूज की तरह था। पूरे कस्बे में अनोखे लाल का नाम हो गया। उसके वाटरमेलन हाउस को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। समय बीतने पर वाटरमेलन की ख्याति इतनी बढ़ गई कि वह टूरिस्ट स्पॉट की तरह बन गया। उसको देखने के लिए लोग हर प्रांत से आने लगे। अनोखे लाल का दीपक नाम का एक दोस्त था। वह अनोखे लाल को सलाह देता है, अनोखे, तेरे मकान को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसका तू फायदा क्यों नहीं उठाता? अपने वाटरमेलन हाउस पर टिकट लगा दे। अभी तो तेरा केवल नाम हो रहा है। टिकट लगाने के बाद दाम भी मिलने लगेंगे, यानी कि आम के आम, गुठलियों के भी दाम। अनोखे लाल को दीपक की सलाह बहुत पसंद आती है। वो वाटरमेलन हाउस पर टिकट लगा देता है। अब जो भी आता टिकट खरीदता और उसका वाटरमेलन हाउस देखता और आश्चर्यचकित होता कि घर ऐसा भी हो सकता है। अब कुछ समय बाद अनोखे लाल वाटरमेलन की कमाई से बहुत पैसे वाला हो जाता है। जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसका दिमाग भी चलने लगता है। एक दिन, सुनो जी, अपने इस वाटरमेलन हाउस से नाम और दाम दोनों मिल सकते हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक और बड़ा सा वाटरमेलन हाउस बनाएं, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी हो, झूले भी हो। बच्चे और बड़े जो भी यहाँ आए वो सारे दिन मस्ती करें और उनका मन ही ना करे यहाँ से जाने का। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। मैं कल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। कुछ समय बाद अनोखे लाल का दूसरा बहुत बड़ा वाटरमेलन हाउस बनकर तैयार हो जाता है। उस वाटरमेलन में बहुत बड़े बड़े झूले, स्विमिंग पूल, खाने पीने का अच्छा इंतजाम था। यानी कि मस्ती की पूरी पाठशाला थी उस वाटरमेलन हाउस में। लोग उस वाटरमेलन हाउस में आते, एंजॉय करते और कुछ टाइम के लिए अपने सारे दुख भूल जाते। इस प्रकार अनोखे लाल का वाटरमेलन हाउस पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। इस वाटरमेलन हाउस ने अनोखे लाल की किस्मत बदल दी। अब कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों में अनोखे लाल का नाम था। पहले अनोखे लाल थे, अब अनोखे लाल जी थे। किसकी बदौलत? हाँ भाई, वाटरमेलन हाउस की बदौलत। ऑनेस्ट बस ड्राइवर। उदयगिरी शहर में
मुकेश नाम का एक आदमी हीरे का व्यापार कर रहा था। भुवनगिरी शहर में मुकेश का छोटा भाई मुकुल भी हीरे का व्यापार ही कर रहा था। दो भाई अलग शहर में एक ही व्यवसाय में होने के कारण मुकुल ने महेश को फोन किया। भाई, मुझे कुछ हीरे चाहिए, क्या आप उन्हें भुवनगिरी में लाएंगे? मैं कल लेकर आता हूँ भाई। अगले दिन मुकेश हीरे को लेकर एक कार में भुवनगिरी को रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद कार बीच में ही खराब हो गया। अरे क्या बात है, अचानक ये कार क्यों रुक गई? हे भगवान, इसको अभी खराब होना था। हीरे लेकर कार से उतरा और सड़क पे खड़े होकर दूसरा कोई गाड़ी के लिए देख रहा था। देर बाद उसे एक बस आती दिखाई दी और उसने उस बस को रुकाया। बस मुकेश के पास आकर रुकी। ड्राइवर रमेश ने, कहाँ जाना है सर? मुझे भुवनगिरी जाना है। आ जाइए सर, ये बस भुवनगिरी ही जाती है। तब मुकेश बस में बैठा। बस चलती ही गई। थोड़ी देर बाद बस भुवनगिरी पहुंची। मुकेश बस से नीचे उतरते समय हीरे की थैली उसके जेब में से बस में गिर गया। इस पर मुकेश का कोई ध्यान नहीं था और मुकुल के घर पे जाके वो पहुंच गया। उस दिन बस की वो आखिरी यात्रा होने के कारण सब लोग बस में से उतर गए और रमेश भी घर चला गया। मुकुल के घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसके पास हीरे नहीं हैं। अगले दिन रमेश बस की सफाई करते समय उसे एक थैली दिखाई दिया। थैली में हीरे देखकर वो चौंक गया। उसी समय उसका बेटा जो बाहर खेल रहा था, अचानक वो नीचे गिर गया। ये देखकर रमेश उसको अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर उसके बेटे की हालत को देखकर, आपके बेटे को दिल में छेद है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर रमेश को मालूम तो था कि ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ज्यादा आवश्यकता भी थी। तभी रमेश सोच में गिरा, क्यों ना उस हीरे को बेचकर मैं मेरे बेटे का ऑपरेशन करूं। मगर रमेश एक ईमानदार सच्चा आदमी होने के कारण वो डर गया। वो उस हीरे को पुलिस स्टेशन में लेकर गया। एसआई मुकेश को फोन करके हीरे मिलने की खबर दिया और उसे लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए। क्या ये आपके हीरे हैं? हाँ सर, ये मेरे ही हैं। तो मुकेश हीरे की थैली दिया और उसे जांचने के लिए कहा। धन्यवाद सर। धन्यवाद मेरे लिए नहीं है, उस व्यक्ति को बताओ जो तुम्हारे हीरे को लेकर आया है। फिर मुकेश रमेश की ओर देखा। आप वो बस ड्राइवर है ना? हाँ सर, मैं ही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस थैली में हीरे हैं? मुझे पता है सर, लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं। क्या सब कुछ ठीक तो है ना सर? हाँ, सब ठीक है सर। मेरा बेटा अस्पताल में है, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं जाना चाहूंगा। मुकेश ये जानते हुए कि रमेश का बेटा अस्पताल में है और उसे चिकित्सा के लिए रमेश को एक हीरा दिया। रमेश वो हीरा बेचकर आए पैसों से वो अपने बेटे का ऑपरेशन किया और वो एक बस से कई बसें खरीदने के स्तर पर पहुंच गया। रमेश की ईमानदारी के कारण न केवल उसके बेटे को ऑपरेशन हुआ, बल्कि उसका अपना व्यापार भी बढ़ गया। घोड़े का विश्वास। उदयपुर नाम के गांव में सैदुलू नाम का व्यक्ति रहता था। सैदुलू घोड़ा गाड़ी चलाकर जीवन गुजारा करता था। उनके पास माया नाम का घोड़ा रहा करता था। वो बहुत वफादार था। माया बहुत चालाक, चतुर और बलशाली घोड़ा था। सैदुलू रोज घोड़े गाड़ी चला के बहुत सारा पैसा कमाया। सैदुलू बहुत अमीर बन गया। वो पैसों के साथ साथ
स्वार्थ भी वैसे ही कमाया। वैसे कुछ साल गुजरने के बाद माया के पैर में जख्म हुआ। वो घाव इतना बढ़ गया कि वो चल नहीं पाई। सैदुलू वो गौर करके उसके पैरों में दवाई लगाकर पट्टी बांधा, पर वो घाव कम होने के बजाय बढ़कर बड़ा हो गया और वो कमजोर पड़ गया। वो गौर किया सैदुलू वेटरनरी डॉक्टर के पास जाकर उसे अपने साथ घर लेकर आया। माया को देखकर वो डॉक्टर, सैदुलू, घाव बहुत बड़ा है, कम होने के लिए बहुत समय लगेगा। कितने दिन लगेंगे डॉक्टर साहब? कम से कम 1 महीना लगेगा। उसे आराम दे, अच्छी दवाई दे। ठीक है डॉक्टर साहब। 1 महीने के बाद माया ठीक हुआ। एक दिन माया को गाड़ी लगा के जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो नीचे गिरी। सैदुलू रात भर सोचकर माया को बेचने का फैसला किया। अगले दिन वो माया को लेकर मेले में गया। एक व्यापारी सैदुलू के पास आकर, कितने में बेचोगे? 10,000 में बेचेंगे साहब। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। 8,000 रुपए दूंगा। देगा क्या? ठीक है कहा। व्यापारी पैसे देकर घोड़े को लेकर गया। वो पैसे लेकर जंगल के रास्ते के ओर जाने लगा। सैदुलू जाते समय एक गांव के पास दलदल में फंस गया। सैदुलू के पास जो पैसे थे उसी दलदल में गिर गए। सैदुलू भयभीत होकर बचाइए बचाइए कहकर चिल्लाने लगा। उसी जंगल में और एक रास्ते में जा रहा था व्यापारी, और उसके साथ माया भी था, और उसे सैदुलू की आवाज सुनाई दी। माया अपने मालिक सैदुलू की आवाज को पहचानकर व्यापारी के चंगुल से निकलकर भागते हुए सैदुलू के पास आया। वहां पे माया को देखकर सैदुलू आश्चर्य हो गया और उसे देखकर बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाया। तब माया ने अपने पास रहा पेड़ के शाखा को मुंह से निकालकर उस शाखा को दलदल में फंसा सैदुलू के ओर दिया। उस शाखा को पकड़कर सैदुलू दलदल में से बाहर निकला। माया खुशी खुशी झूमने लगा। सैदुलू अपने किए पे शर्माया। उतने में माया को खरीदा व्यापारी भागते हुए वहां पे आया तो सैदुलू तुरंत उस व्यापारी से, मैं आपको दुगना रकम दूंगा, वो माया को उस व्यापारी से छुड़ाया और अपने घर लेकर गया। तब से सैदुलू माया को ठीक से देखभाल किया और माया खुशी खुशी वहां पे रहने लगा।